Good morning, everybody. I am Cleopas of Solomon. My dear guys, as you know very well, what is the vital role of current affairs? You know very well, and you might have heard some topics concerning to current affairs. Whatever I am going to discuss today, these are very important for all of examination. तो जैसा कि अभी हम जो करंट में आपको एक जो एनालिसिस देने जा रहा हूँ वो वर्तमान की हमारे टॉपिक्स हैं और वैसे टॉपिक का मैं डिस्कस करूँगा जिसके पीछे एक भारत का एक बहुत बड़ा लगाव होता है. एंड बीइंग एज पेरेंट्स इन इंडिया, वेन एवर वी आर गोइंग थ्रू सेवरल एग्जामिनेशन इन आवर कंट्री, वी हैव टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, बिकॉज जो भी हमारे पास क्वेश्चन होते हैं उसमें यदि या जो हमारे इंटरनेशनल मान लिया जाए कोई डे होता है उसमें यदि भारत का किसी भी प्रकार की कंट्रीब्यूशन हो जाती है तो एक्चुअली वो हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो उस आधार पे हम लोग आज चर्चा करेंगे कि जो भी हम इंटरनेशनल अवार्ड की आज फिर चर्चा करने जा रहे हैं, ये भी हमारा टॉपिक इंटरनेशनल अवार्ड से ही रिलेटेड है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला ऐसा मौका आया था, दिस वॉज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी वेयर इंडियन वॉज रेसिपिएंट. जो सबसे पहला यदि इस अवार्ड को प्राप्त करने वाले थे तो हमारा भारत के ही थे. ठीक है, और अभी तक कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे इंडियंस हुए जिन्होंने इस अवार्ड को हासिल कर लिया है. इज इट ओके? तो जस्ट इन दिस एपिसोड आई विल डिस्कस अबाउट वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 एंड सेकेंड वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे. तो हमारे पास दो तरह के आज होंगे टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक हमारा वर्ल्ड फूड प्राइज जो 2020 में किसको दिया गया, इसका क्या क्राइटेरिया है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किसको प्रेजेंट किया गया, इस किस तरह का सेरेमनी है, इसमें क्या क्या प्राइज में दी जाती है. ठीक है, इसके क्या इंपॉर्टेंट इसका कह सकते हैं अपडेट्स हैं, दो विल बी डिस्कस्ड रही है. ठीक है, तो वो सारे जो क्राइटेरियाज होंगे वे सारे क्राइटेरिया को हम यहाँ पर फुलफिल करेंगे. ठीक है माय डियर गाइस. तो माय डियर फ्रेंड, हम लोग बात करते हैं कि वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 जो मना रहा है, मैं बाइलिंगुअल बात करूंगा, दोनों लैंग्वेज में बात करूंगा जिससे कि ईच एंड एवरी वन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इजीली. तो मेरी कोशिश आज होगी कि मैं हिंदी में बात करूं जिससे कि आपको खासतौर पे अपडेट जो है करंट का जो अपडेट है आपको बहुत अच्छा से मिलते जाए और आप इस बात चीज़ों को मतलब एक एक चीज़ों को अपने नोट्स तैयार भी करते जाएँ. ठीक है, तो हमारा बात होता है कि वर्ल्ड फूड प्राइज 2020, बिना समय को किल किए हुए हम लोग अब शुरू कर लेते हैं. तो एक्चुअली वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड फूड प्राइज 2020, तो माय डियर गाइज, इंडियन अमेरिकन दे टू वर्ड्स. यदि हम नेशनलिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट रतन लाल हैज बीन नेम्ड दिस ईयर रेसिपिएंट ऑफ द वर्ल्ड फूड प्राइज. तो 2020 का जो वर्ल्ड फूड प्राइज है इसके लिए भारतीय इंडो यानी इंडो अमेरिकन कह सकते हैं. ठीक है, इंडियन यानी पहले वो भारतीय थे लेकिन अभी वो अमेरिकन सिटीजन हो गए हैं. ठीक है, जो एक सॉइल यानी सॉइल साइंटिस्ट समझते हैं, जो भूवैज्ञानिक कह सकते हैं. ठीक है, जो एक भूवैज्ञानिक है, मिट्टी को जांच करने वाले एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रतन लाल. ठीक है, तो रतन लाल जो एक सॉइल साइंटिस्ट हैं, वो जो एक इंडो अमेरिकन है, ठीक है, उनको इस साल 2020 के लिए उनको नामित की गई है. इज इट ओके? व्हाई? फॉर डेवलपिंग एंड मेन स्ट्रीमिंग अ सॉइल सेंट्रिक अप्रोच टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन एंड वी कैन से कंजर्व एंड कंजर्व नेचर रिसोर्सेज एंड मिटिगेट क्लाइमेट चेंज. तो ये इंसान को जो इस साल नामित की गई है इसके पीछे बहुत सारे रीजन है. रीजन क्या है कि उन्होंने सबसे पहले कह सकते सॉइल सेंट्रिक जो अप्रोच था उसको उन्होंने क्या किया, मेन स्ट्रीम तथा डेवलप किया. जिससे फ़ायदा क्या हुई, उससे फ़ायदा सबसे ज़्यादा हुआ कि जो फूड प्रोडक्शन था उसमें एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट हो गई, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, जिससे कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उसको हमने कंजर्व कर दिया और साथ ही साथ जो हमारे पास क्लाइमेट चेंज की जो समस्या थी इसको हमने मिटिगेट किया, मतलब इसको हम कम करने की कोशिश किया गया. ठीक है, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द रतन लाल आखिर कौन है, उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा जान जाएं. तो माय डियर गाइज, रतन लाल इज द नेटिव ऑफ इंडिया एंड सिटीजन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. तो यह जो है सबसे पहले ये हमारे भारतीय हैं लेकिन अभी वर्तमान में ये जो नागरिक हैं या सिटीजन कह सकते हैं ये अमेरिका का हो चुके हैं. ठीक है, एंड एक्चुअली ही सर्व्स एज ए डिस्टिंग्विश्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ सॉइल साइंस. और इन्होंने एक सॉइल साइंस यानी क्या कह सकते हैं मिट्टी
वैज्ञानिक के रूप में, इन्होंने एक प्रोफेसर के रूप में इन्होंने अपनी सेवा दी और अपनी एक पहचान बनाया। एंड फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ द कार्बन मैनेजमेंट एंड सेक्वेस्ट्रेशनल सेंटर एट द ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी। और ये अभी ओहियो स्टेट जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर इन्होंने कार्बन मैनेजमेंट पर इन्होंने एक काम कर रहे हैं, जिसके लिए इनको वहाँ के जो है फाउंडिंग डायरेक्टर के रूप में इनको नामित किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये जो हमारा वर्ल्ड फूड प्राइज है ये है क्या। वर्ल्ड फूड प्राइज के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। तो एक्चुअली माय डियर गाइज, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड फूड प्राइज, एक्चुअली वर्ल्ड फूड प्राइज recognizes the achievements of individuals who have advanced human development by improving the quality, quantity एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन द वर्ल्ड। यानी वैसी चीज़ों को यह पहचान के रूप में वैसे लोगों को यह अवार्ड दिया जाता है जिन्होंने एक बहुत अच्छी कह सकते हैं अचीवमेंट अपने लाइफ में प्राप्त किया है, तथा एक ह्यूमन डेवलपमेंट को एक बहुत वास्ट कह सकते हैं एडवांस जिन्होंने बना दिया है, इम्प्रूव करते हुए, चाहे उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, तथा लोगों तक एक पहुंच जो होता है, अवेलेबिलिटी जो होती है फूड का पूरे दुनिया में, इसमें एक बहुत बड़ा कह सकते हैं बूस्टअप करने का जो उपलब्धि था उन्होंने इस कार्य को किया, जिसके कारण रतन लाल जी को वर्ल्ड फूड प्राइज जो है 2020 के लिए उनको नामित की गई है। ठीक है, और ये जो हमारे वर्ल्ड फूड जो प्राइज है एक्चुअली बहुत सारे क्षेत्रों को ये कवर करता है। एक क्षेत्र नहीं, अनेक ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे सेवरल एरियाज आर कवर्ड अंडर दिस सेक्शंस। तो इस क्राइटेरिया में बहुत सारे हमें सेक्शंस क्लियर हो जाते हैं। लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड फूड प्राइज, एक्चुअली इट रिकॉग्नाइजेज द कंट्रीब्यूशन, ओके, द कंट्रीब्यूशन इन एनी field involved in the world food grains या world food supply, such as we can say plant, okay, animal and soil science, we can say nutrition, we can also discuss here rural development, marketing, food processing and packaging, okay, water and the environment, physical infrastructure, policy analysis, etc. Those are the areas, those are fields which are concerned, which are covered under these sections. And after analyzing, after identifying different factors that those are the barriers for these sectors, okay, we never getting the what we can say winning of that interpretations of that criteria such challenges, finally those people are identified, those people are intensified for these types of awards. Is it okay? तो हम कह सकते हैं कि ये सारे चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे से की, इन्वायरमेंट क्या थी, क्लाइमेट क्या था, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलपमेंट किया जाए, ये सारे चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे से कार्य की, जिसके कारण रतन लाल जी को 2020 के वर्ल्ड फूड प्राइज के लिए नामित किया गया है। और इसे प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा एजिबिलिटी नहीं होती, बिकॉज वी नो वेन एवर वी आर गोइंग थ्रू द वर्ल्ड प्राइज, वर्ल्ड अवार्ड, एक्चुअली वी हैव टू गो थ्रू सेवरल क्राइटेरियन, सेवरल एजिबिलिटी आर ऑल्सो हेल्ड देयर। तो कुछ हमारे पास एजिबिलिटी भी होती है, क्योंकि एक नॉर्मल केसेस में किसी को इस तरह के अवार्ड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब ये दुनिया के लिए अवार्ड दी जाती है, वर्ल्ड में जब अवार्ड दी जाती है, इट मीन टू से समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड समथिंग सम एजिबिलिटी कैन बी ऑल्सो मेंशन्ड देयर। ठीक है, तो इसमें यदि हम एजिबिलिटी की बात करते हैं तो माय डियर गाइस, एक्चुअली दिस जो अवार्ड है, ठीक है, ये अवार्ड जो होता है एकदम ओपन होता है, खुला होता है किसी भी इंडिविजुअल्स के लिए, जिसमें बिना किसी, हम कह सकते हैं विदाउट रिगार्ड टू द रेस कह सकते हैं, रिलीजन कह सकते हैं, नेशनलिटी कह सकते हैं, या किसी भी पॉलिटिकल बिलीफ जो होता है, ये सारे को कह सकते हैं तौबा कर दी जाती है, ये सारे को चीज़ों को अलग कर दी जाती है, उसके बाद वैसे लोगों को इसमें लाई जाती है। मिंटू से यहाँ पर यदि हम एजिबिलिटी की बात करते हैं तो एजिबिलिटी यहाँ पर सच्चाई है कि कुछ है ही नहीं, एकदम यहाँ का इसके लिए एजिबिलिटी एकदम ओपन है। ईच एंड एवरी पीपल कैन डू सेवरल स्पेसिफिक एक्टिविटीज in the sense of world food supply, okay, whenever going through the avoidances of several misconducting of climate changes and climate environment, atmospheric things, okay, and those are also achieved these types of awards on the basis of global things, okay. अब हाँ, इसमें एक क्वेश्चन आपको जरूर आ सकता है
कि आखिर ये जो अवार्ड होती है ये किसके द्वारा प्रेजेंट की जाती है। दिस इज अ क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बाय यू, ओके, एंड बाय सेवरल पीपल्स इन द एग्जामिनेशन आल्सो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो माय डियर गाइस, सबसे पहले हम याद रखेंगे कि दिस अवार्ड यानी वर्ल्ड फूड प्राइज जो है, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्राइज जो है, वर्ल्ड फूड प्राइज एक फाउंडेशन के द्वारा इसे प्रेजेंट की जाती है और इसमें बहुत सारे वेरियस हम कर सकते हैं स्पॉन्सर इसमें कंपनियां भी होते हैं। इन इंग्लिश वी कैन से दिस प्राइज इज प्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन विथ वेरियस स्पॉन्सर कंपनीज। तो बहुत सारे इसमें कंपनीज भी स्पॉन्सर के रूप में इसमें कर सकते हैं, एलाइड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, एसेलरेट हो जाते हैं और फाइनली इस तरह के प्राइज जो होती है डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, ठीक है। हाँ, इसके पीछे एक बैकग्राउंड, बहुत बड़ा बैकग्राउंड हुआ कि ऐसा क्या हुआ था या ऐसा ये जो प्राइज शुरू हुई थी, इस प्राइज को शुरू करने के पीछे क्या रीजंस रहा होगा, ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने इस तरह के प्राइजों को शुरू किया। दिस क्वेश्चन मस्ट बी मेंशन एंड वी हैव टू अंडरस्टूड, ओके। तो हमें इस चीज़ों को भी जान लेना चाहिए बिकॉज कभी कभी हो जाता है कि हु वाज ओरिजिनेटर, ओके, तो या हु वाज क्रिएटर ऑफ दिस प्राइज। तो एक क्वेश्चन हमारे पास भिन्न भिन्न टाइप से पूछे जा सकते हैं। तो जो whenever we are going through the background of this prize, we have to know that this prize means world food prize, okay. World food prize was actually conceived by Dr. Norman E. Borlaug, you know, आप नाम सुने भी होंगे डॉक्टर ई बॉरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन ई बॉरलॉग के बारे में आपने नाम सुना भी होगा, ठीक है। एंड एक्चुअली whenever डॉक्टर नॉर्मन ई बॉरलॉग, okay, who conceived दिस प्राइज वर्किंग इन ग्लोबल एग्रीकल्चर। तो उन्होंने पूरे दुनिया में जो है एग्रीकल्चर की क्या एक महत्व होती है, महत्वाकांक्षा क्या होता है, ये सारे चीज़ों के एस्पेक्ट्स जो थे उन्होंने लोगों को सामने लाए, ठीक है, जिससे कि लोगों में एक अवेयरनेस जो होती है एग्रीकल्चर को लेकर के, हस्बेंड्री को लेकर, या कह सकते हैं जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, जिससे कि हमारी एक अर्थव्यवस्था में, या कह सकते हैं जो हमारे एक लिवलीहुड जो होता है उसमें एक उसका जो एक कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, वो सारे चीज़ों को चलाने में क्या योगदान हो, उन्होंने भली कह सकते हैं परिपूर्ण रूप से उन्होंने इस चीज़ों को बताने की कोशिश की। इज इट ओके? दैट्स वाई वी कैन से दिस प्राइज वॉज क्रिएटेड इन 1986। प्राइज की जो स्थापना हुई थी 1986 में हुई थी एंड वॉज गिवन द फर्स्ट टाइम इन 1987। लेकिन 1986 में शुरू हुआ, लेकिन सबसे पहली बार जो प्राइज दिया गया यह 1987 में दिया गया था विथ M.A. स्वामीनाथन ऑफ इंडिया बीइंग द फर्स्ट रेसिपिएंट। और इस जो सबसे पहला जो 1987 में जो प्राइज दी गई थी, यह पहला प्राइज जो था भारत के तरफ से M.A. स्वामीनाथन जी को दिया गया था, ठीक है। और इसके लिए एक सेरेमनी भी होती है, सेरेमनी के आधार पर इस कह सकते अवार्ड को जो होता है कंट्रीब्यूट किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके लिए एक हमारा जो होता है एनुअल अवार्ड जो होती है, ये एनुअल अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए प्रत्येक साल अक्टूबर में, या आप कह सकते हैं अराउंड अक्टूबर, ओके, तो अराउंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड डे होता है जो 16 अक्टूबर के एक्चुअली इसको मनाई जाती है, ठीक है। और इसी दिन इसको जो है एक सिफारिश आप कह सकते कर भी दी जाती है कि भाई ये अवार्ड जो होगा इनको स्पॉन्सर्ड की जाएगी। और इस अवार्ड के रूप में क्या होता है कि कुछ अमाउंट भी दी जाती है। वो जो अमाउंट होता है, वेन एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस एडिशनल पार्ट ऑफ दिस अवार्ड, दैट विच टाइप्स ऑफ prize, which types of what we can funding can be sponsored by this award. तो इस अवार्ड में in additionally we can say कैश अवार्ड ऑफ 2,50,000 इन डॉलर, यानी 2,50,000, ठीक है, सॉरी हाँ 2,50,000, ठीक है, का एक जो होता है डॉलर के रूप में प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है भैया, है ना? तो कहता है कि इसमें आप कह सकते हैं कि 2,50,000 इन डॉलर जो होता है, दिस इज अ लॉरेट रिसीव्स अ स्कल्पचर वी कैन से डिजाइन बाय द नोटेड आर्टिस्ट एंड डिजाइनर सॉल बास। तो ये जो हम कह सकते हैं पूरे ओवरऑल जो ये क्या कह सकते हैं आप, ये जो अवार्ड था, ठीक है, इस पूरे के पूरे अवार्ड को एक जो डिजाइन किया गया, ठीक है, तो वो डिजाइनर जो थे, जो आर्टिस्ट थे, उनका नाम था सॉल बास, ठीक है। उन्होंने इसको लाया, वह एक लॉरेट रिसीवर्स भी थे, है ना, स्कल्पचर भी डिजाइन किए थे, उन्होंने इस चीज़ों को ऐसा किया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो था वो मैंने बता दिया। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हो जाता है कि ऐसे कितने ऐसे लोग हमारे भारत के हुए जिन्होंने इस तरह के अवार्ड को अभी तक प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो अभी हमने जस्ट बताया कि सबसे पहला जब इसकी 1987 ईस्वी में जब अवार्ड
दिया जा रहा था, तो सबसे पहला अवार्ड भारत की तरफ से एम एस स्वामीनाथन जी को दिया गया था। ठीक है, तो 1987 में सबसे पहले एम एस स्वामीनाथन जी ने लिया। फिर 1989 में जो हुआ तो वर्गीज कुरियन को मिला 1989 में। फिर गुरुदेव खुश एक थे, ठीक है, तो गुरुदेव खुश को 1996 में 1996 में दिया गया। बी आर बारवाले जो थे उनको 1998 में दिया गया। सुरेंद्र के वात्सल जो थे उनको 2000 ईस्वी में दिया गया। फिर आपको मोदा दुग्गा, ठीक है, मोदा दुग्गू विजय गुप्ता एक थे जिनको 2005 में दिया गया। फिर एक संजय क्या नाम था, संजय राजाराम, ओके, संजय राजाराम जिनको 2014 में दिया गया। मतलब अभी तक हम कह सकते हैं कि 1987 इसकी जो बिगिनर जो रेसिपिएंट थे वो भी भारत की तरफ से हुए, और अभी 2020 वाला भी जो है वो भी आप यदि मानते हैं तो वह इंडो अमेरिकन है, यानी वो भी एक भारत के ही नागरिक हैं जिनको इस तरह का अवार्ड उपलब्ध कराया गया। ठीक है, हम दूसरी टॉपिक की बात करेंगे जो है हमारा वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं WEEAD, उसको हम इंग्लिश में शॉर्ट में बोल सकते हैं वीएड। ठीक है, तो वीड जो है, वीड के बारे में हम चर्चा करें। वीड क्या है, देखिए जैसा कि हम लोगों को सभी पता है कि अभी जो कोरोना वायरस की जो प्रकोप चल रही है, जो पेंडेमिक अभी चल रहा है पूरे विश्व के सामने, एक जो संकट आ चुकी है, इस संकट के तत्वाधान में आप देख सकते हैं कि हर लोग बहुत ज़्यादा इससे तो सफ़र हैं ही, लेकिन स्पेशली जितने भी ओल्डर पीपल हैं, खासतौर पे जो बुजुर्ग लोग हैं, चाहे हमारे दादा दादी या जिनके एज मोर देन 60 ईयर्स हो चुके हैं, 70 के लगभग में हैं, वो इससे ज़्यादा प्रभावित है। उन्हीं पे सबसे ज़्यादा जो कोरोना वायरस है वो सबसे ज़्यादा अटैक कर रही है। ठीक है, तो इसको देखते हुए, इस महत्वाकांक्षा को देखते हुए वर्ल्ड ओल्डर एब्यूज जो अवेयरनेस डे मनाई जा रही है इस साल, इसका एक थीम दिया गया है। मैं आपको थीम बता दूं, ठीक है, और थीम क्यों है। तो एक्चुअली फर्स्ट वी हैव टू नो ऑन विच डे दिस इज गोइंग टू बी सेलिब्रेट, ये भी हमें जानना होगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भारत में इस साल या विश्व में कौन से तारीख को इसको मनाया गया। तो एक्चुअली माय डियर गाइस, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे इज बीइंग ऑब्जर्व, किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि भी हुआ है, किया जा रहा है, ऑब्जर्व ऑन जून 15, 2020। तो इस साल 15 जून यानी आज के ही दिन, आज 15 जून है ना, आज के दिन ही सबसे पहले वर्ल्ड में हम कहेंगे कि वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जा रहा है। ठीक है, और इसका जो थीम है 2020 का जो थीम है वह है सेफ गार्ड ओल्डर पर्सन्स ड्यूरिंग कोविड-19 एंड बियॉन्ड, यानी 2020 में ये जो कोरोना वायरस 19 है, इससे किस तरह से ओल्डर पीपुल को कैसे सेफगार्ड किया जाए तथा उनके आसपास कैसे सुरक्षा मुहैया कराया जाए, ये हमारा 2020 का थीम है। इसके साथ हम वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे 2020 मना रहे हैं 15 जून को। इज इट ओके? अब इसके बारे में यदि चर्चा करें तो वी कैन से एक्चुअली 15th ऑफ जून, ओके, एवरी ईयर इट हैज़ बीन ऑब्जर्व टू सेलिब्रेट एज वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे। तो प्रत्येक साल की भांति 15 जून को ये दिवस हमेशा मनाई जाती है, ऑब्जर्वेंस कर लिया गया है। ठीक है, अब इसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव आप समझ रहे होंगे कि आखिर ओल्डर पीपल को क्यों जोड़ा गया, क्योंकि इस तरह की महामारी में सबसे ज़्यादा समस्या उन्हीं के पास है। इज इट ओके? दैट्स व्हाई वी कैन से वेन एवर वी आर गोइंग थ्रू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस डे, इट मीन टू से the voice opposition to the abuse and suffering inflicted on elderly people। तो ख़ास तौर पे जो हमारे पास बुजुर्ग पुराने हैं, बुजुर्ग जो लोग हैं, उनके अगेंस्ट में जितने भी पीड़ादायक कह सकते हैं शब्दों का इस्तेमाल करना या भिन्न भिन्न प्रकार की कुरीतियों का इस्तेमाल करना, उसके अगेंस्ट में हम कह सकते हैं आवाज़ उठाना ही हमारा 2020 का एक्चुअली थीम आ जाती है। ठीक है, इसका एक हिस्ट्री आता है, मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूँ। ठीक है, इस डे को मनाने के पीछे एक हमारा हिस्ट्री छुपा हुआ है, और यह हिस्ट्री जो था यूनाइटेड नेशन जो हमारा जनरल असेंबली है, महासभा है, उन्होंने इस हिस्ट्री को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था 2011 में, लेकिन ये 2006 से ही हमारे सिस्टम में, वर्ल्ड के सिस्टम में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। ठीक है, तो एक्चुअली वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑफिशियली व्हाट वाज व्हेन इट वाज इनॉग्रेटेड एंड सेलिब्रेटेड एंड ऑफिशियली इट वाज नेम्ड as World Elderly या World Elder Abuse Awareness Day। तो first we have to know that it was officially recognized by United Nations General Assembly in 2011।
तो यह जनरल असेंबली जो हमारा यूनाइटेड नेशन का था उसके द्वारा 2011 में ही इसको आप कह सकते हैं आइडेंटिफाई कर लिया गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था। ठीक है, फॉलोइंग अ रिक्वेस्ट बाय द इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर अ प्रिवेंशन ऑफ एल्डरली एब्यूज। और इसको जो कह सकते हैं संकल्प में लाने की जो पीछे एक रीजन थी, वह रीजन लाने वाला एक हमारे पास इंटरनेशनल नेटवर्क था जिन्होंने प्रिवेंशन ऑफ एल्डर जो एब्यूज होता है, जिसको हम लोग INPEA बोलते हैं, ठीक है, उसके तत्वाधान में इस चीज़ों को एक्चुअली लाया गया। एंड वी कैन से हु फर्स्ट इस्टेब्लिश द कॉमेमोरेशन इन 2006। और सबसे पहले इसकी यादगार में हम कह सकते हैं कि 2006 ईस्वी में इसको सबसे पहले बार में इस्टेब्लिश कर दिया गया। ठीक है, whenever we are going through the elderly and suffering challenges of the people during 2019 as COVID-19 and 2020, what's the effects to the elder persons। तो आखिर जो इम्पैक्ट हमारा COVID-19 का है, ठीक है, वो हमारा एल्डरली पीपल पे किस तरह से पड़ता है उसके बारे में भी हमें चर्चा कर लेनी चाहिए एज पर डेटा। तो जैसा कि आपको पता होनी चाहिए कि यदि हम एस्टीमेट की बात करते हैं, एज वर्ल्ड हम डेटा की बात करते हैं, तो वर्ल्ड डेटा के आधार पर 66% ऑफ द जो हमारा पॉपुलेशन है, या कह सकते हैं एज पे डेटा द डेटा हैज़ बीन एस्टिमेटेड। ओके, ऑन दैट क्राइटेरिया 66% ऑफ पीपल एज 70। तो अभी हमारे पास 70 एज वाले 66% पूरे वर्ल्ड में ये जनसंख्या हो चुकी है। ठीक है, एंड ओवर हैव एटलीस्ट वन अंडरलाइंग कंडीशन प्लेसिंग देम एट इंक्रीज रिस्क ऑफ सीवियर इम्पैक्ट फ्रॉम द कोविड-19। और वो जो है 66% जो हमारे पास जनसंख्या वर्ल्ड में 70% और 70 से ज़्यादा जो उम्र के लोग हैं उनको कोविड-19 कोरोना वायरस 19 का प्रभाव जो है, इफेक्ट जो है, बहुत सीवियर ढंग से गंभीर स्थिति में उनको अपना प्रभाव में, अपने चंगुल में कह सकते हो, फंसाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एज वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द कोविड-19 पैंडेमिक एक्चुअली मे सिग्निफिकेंटली पावर या व्हाट वी कैन से लोअर ओल्डर पर्सन्स इनकम्स। तो इससे क्या होती है कि जो भी हमारे पास बुजुर्ग लोग हैं उनकी जो आय का जो स्रोत है इसको बहुत ज़्यादा ये प्रभावित कर दिया, यानी बहुत कह सकते हैं रिड्यूस कर दिया है, लोअर कर दिया है। एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स उनकी जो है वो भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं प्रभावित हो चुकी है। एंड ऑलरेडी लेस देन 20% ऑफ ओल्डर पर्सनस ऑफ रिटायरमेंट एज रिसीविंग अ पेंशन। क्योंकि हमें पता है कि यदि हम डेटा की बात करें तो 20% से भी कम जो होती है, ठीक है, ओल्डर पीपल जो पर्सन्स हैं वह रिटायरमेंट एज में आ जाते हैं, जहां पर वो पेंशन पर ही कंप्लीटली रिलाई ऑन हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, बट वेन एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडिशनल some points which can be derived here on the basis of WEAD, as per the United Nations observations, we have to know about the data because each and everything can be occurred on the basis of data and analysis. Is it okay? So the United Nations actually observes an international day of older persons on October 1st एवरी ईयर। तो ये जो था आपको सबसे पहले यूनाइटेड नेशन जो थी वह अक्टूबर 1 को सबसे पहले ओल्डर पर्सन्स डे के रूप में, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स के रूप में उन्होंने मनाने के लिए एक डे का रिकॉग्नाइज किया। एंड टू रिकॉग्नाइज द व्हाट वी कैन से द कंडीशंस ऑफ एल्डर पर्सन्स एंड टू एग्जामिन द इश्यूज दैट अफेक्ट देयर लाइफ्स। और उन्होंने सबसे पहले इस डे को क्या कह सकते हो ऑब्जर्व करने के पीछे जो रीजन थी वह रीजन था कि आखिर कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनकी कंट्रीब्यूशन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, और उनकी जो एक कंट्रीब्यूशन सही वे में होनी चाहिए वह कैसे प्रभावित हो जाता है। दोज आर कंसिडर्ड, दोज आर द थॉट्स विच कैन बी कंसीव्ड अंडर दिस सेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू while we are going through the questions on the basis of world abuse awareness for the older peoples। ओके, तो इस तरह के जो क्राइटेरिया हैं, बिकॉज हम कह सकते हैं कि जो अर्लियर या प्रायर टू द कोविड-19 कोरोना वायरस जब 19 नहीं आई थी तो इससे पहले बहुत सारे ऐसे चीज़ें थे जो हम कह सकते हैं कि जो सोशली था, इकोनॉमिकली था या पॉलिटिकली था, बहुत ऐसे सारे चीज़ें हैं जो हमारे रिच से बाहर था, आउट ऑफ हमारी रिच थी। ठीक है, लेकिन कह सकते हैं कि कोविड-19 के तहत बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे रीच से दूर थी, कहीं ना कहीं वो कौंसिल थी, छुपा हुआ था, वो सारे के सारे चीज़ें जो हैं आज रिवील हो गए, चाहे वो हमारा पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। बट ड्यूरिंग दिस पीरियड एक्चुअली व्हाट एवर वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज,
जो भी हम सोर्सेज से प्राप्त कर रहे हैं, एक्चुअली दोज आर what we can say not mean extreme, but we can say those are the lower and the mean of the activities of the society and political systems also. तो हमारे कहीं न कहीं एक कह सकते हैं बहुत क्रूर की भावना का जो विचार हो सकता है, ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, वे सारे चीज़ों कहीं ना कहीं निखर करके आ रहे हैं, जिसपे एक बहुत अच्छी तरह से वी हैव टू डू सम एक्टिविटीज़ एंड गवर्नमेंट एंड सोसाइटी डिफरेंट NGOs ओके मस्ट टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस। और अभी ज़रूरत है कि वे सारे चीज़ों को एक सही वे में प्रॉस्पर करने के लिए एक सही कदम उठाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो दोज आर द टॉपिक्स वाट एवर आई मेड यू अंडरस्टैंड, बिकॉज दोज आर द करंट अफेयर्स टॉपिक। ऑन द बेस ऑफ करंट अफेयर्स यू माइट हैव heard several objectives and several awareness of the thoughts which can conceive your knowledge whenever we are going through the examination and pattern। तो उस आधार पे हम इस सारे चीज़ों को भी हम कंसीव कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को भी एक स्पष्ट, क्योंकि अभी के जो हमारे एग्ज़ाम होने वाले वैसे ही वैसे चीज़ ज़्यादातर उठने वाले होंगे जिसके बारे में बहुत सारे लोग अवेयर न होंगे। ठीक है, और वे सारे टॉपिक एक अचानक हमारे सामने एग्ज़ाम में आ जाएगी और जो हमको लगेगा यार ये तो हमने पढ़ा नहीं है। सो वी हैव टू गो थ्रू दैट इंटरप्रिटेशंस एंड some assumptions of that particular question, that's all।